दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ऐसी स्थिति तो कभी ना थी। इस देश के भीतर में फेक न्यूज चलेगा, फेक सत्ता चलेगी, फेक लोकतंत्र चलेगा, फेक कॉन्स्टिट्यूशन चल जाएगा, फेक संसद चल जाएगी, फेक न्यायपालिका चल जाएगी, फेक इलेक्शन कमीशन चल जाएगा, फेक सीबीआई चल जाएगी, फेक ईडी चल जाएगी, लेकिन फेक टीआरपी नहीं चलेगी। इस देश के भीतर में अभिव्यक्ति की आजादी का फेक का हिस्सा जोर जोर से गूंजेगा। प्रचारक की परिस्थितियों में इस देश में भोंपू बन जाएगा पूरा का पूरा मीडिया तंत्र, लेकिन फेक टीआरपी नहीं चलेगी। इस देश के भीतर में फेक नीतियां चलेंगी, फेक बजट चलेगा। तमाम नीतियों के ऐलान के साथ एक दो नहीं बल्कि 200 से ज्यादा योजनाओं का ऐलान बीते 6 वर्ष में फेक तौर पर उभरते चला जाएगा, लेकिन फेक टीआरपी नहीं चलेगी। इस देश के भीतर में जितनी जांच एजेंसी और जो पुलिस है वह भी अपना काम छोड़ देगी और इस तरीके से मीडिया के पीछे भागेगी जिससे सत्ता के लिए वो काम कर सके, लेकिन फेक टीआरपी नहीं चलेगी। यह कैसी स्थिति में देश आकर फंस गया है जहां लगता है कि पत्रकारिता की धार सिर्फ कुंद नहीं हुई है, सत्ता और मीडिया का गठजोड़ पत्रकारिता को भोतरा भर नहीं बना चुका है, बल्कि सत्ता के वर्चस्व और उसे अपने साथ बरकरार रखने की लड़ाई इस देश में हर चीज को खत्म करने की दिशा में इस तेजी से बढ़ चुकी है कि किसी के पास लगता है कोई काम नहीं। मुंबई पुलिस के पास काम नहीं है, इस देश के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के पास काम नहीं। इस देश के भीतर में एक व्यक्ति या एक सत्ता या कई सत्ता के लिए काम करती हुई अलग अलग एजेंसियां अपनी अपनी जगहों पर फेक है, लेकिन उस पर बहस कोई नहीं करेगा। और जिस फेक टीआरपी को लेकर मुंबई पुलिस सक्रिय हुई और उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी, यह तो होना ही था। सड़क पे भी लड़ाई होगी और टेलीविजन स्क्रीन पर भी गाली गलौज होगा, क्योंकि यह आने वाले वक्त की आहट है जिसमें भारत का अक्स फिलहाल आप मीडिया के जरिए देख रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में लोगों के जरिए देखेंगे, क्योंकि यह एक अस्तित्व की लड़ाई है। सवाल सिर्फ न्यूज चैनलों के टीआरपी के खोने भर का नहीं है, उसके बिजनेस, उसके धंधे पर पड़ते असर का है। राजनीतिक सत्ता किसको अपना प्यादा बनाएगी, यह उसकी लड़ाई है। सबको अपने साथ करके उसमें भी किसी एक को अगर वह चूज कर ले तो बाकियों के लिए परेशानी का सबब होगा, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाएगी शायद किसी ने नहीं सोचा। और यह स्थिति कैसे किस रूप में आ गई, हमें लगता है कि कल रात जब इस देश के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, आप सोच रहे होंगे कौन है, जी प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट उनका देखिए, उसके बाद हम इस लोकतंत्र को समझ लें, संविधान को समझ लें, इस राजनीतिक सत्ता को समझ लें, मीडिया को समझ लें और शायद जो घरों में अलग अलग जगहों पर मीटर लगा रहता है उसकी उस समझ को भी समझ लेंगे कि उसमें किस तरीके से कब कब सेंध लगाई गई है और क्या क्या इस देश के भीतर में हुआ है। उनका ट्वीट कहता है, कल रात 9:49 पे उन्होंने ट्वीट किया, उसमें लिखा, फ्री प्रेस इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी एंड ए चेरिश्ड आइडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रैम्पलिंग ऑन मीडिया फ्रीडम विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। टारगेटिंग ऑफ द मीडिया बाय कांग्रेस and its allies is against all principle of democracy and is unacceptable। कल्पना कर रहे हैं, इस देश के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का ट्वीट है। जिस समय सत्ता ने इस देश में एक न्यूज चैनल में ब्लैकआउट करने की स्थिति लाकर पैदा कर दी थी और उस वक्त इस देश की राजनीतिक सत्ता में सर्वोपरि बैठे शख्स का जो झूठ था या जो सच था, जब उसे लाया गया तो उसके बाद 3 कैबिनेट मिनिस्टर और एक राज्य के मुख्यमंत्री ने इसी तरीके से ट्वीट कर कहा था, हम सही हैं। लेकिन उस सही की भी जब पड़ताल की गई थी कि वह भी झूठ निकला तो भी हिम्मत नहीं थी, यानी सत्ता सच को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वह अपने तरीके से सियासी ताना बाना ही बोलती है। महाराष्ट्र में सरकार शिवसेना की है। शिवसेना को मीडिया पे कभी भरोसा नहीं रहा है और यह कोई कहने भर की बात नहीं है। उसने किस तरीके से मीडिया हाउसेस को किस रूप में हमले किए हैं जब जब उसके खिलाफ कुछ गया है, यह भी किसी से कहने की बात नहीं है। इस दौर में बीते 6 वर्ष में मीडिया का क्या हाल दिल्ली में बैठी सत्ता ने कर दिया, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं। राजनीतिक सत्ता मीडिया से कैसे खिलवाड़ करती है, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन इन सब के बीच यह भी हर कोई जानता है कि कितनी सेलेक्टिव होकर अपने लिए मीडिया को खड़ा करने की स्थिति में इस देश की दिल्ली की राजनीतिक सत्ता आ गई, जिसने लाइसेंस भी अपनों को दिया। जिस समय रिपब्लिक टीवी को लाइसेंस दिया गया था उस समय कई लोग चाहते थे कि उन्हें भी लाइसेंस मिल जाए, उन्हें नहीं मिला। रिपब्लिक टीवी को मिला, लेकिन सवाल है इससे क्या फर्क पड़ता है। जिस वक्त देश में इमरजेंसी लगी थी तब इंडिया टुडे मैगजीन निकलनी शुरू हुई थी और उसके न्यूज रूम में एक कार्टून लगा हुआ था। उस कार्टून में राष्ट्रपति बाथिंग टब में नहा रहे हैं और एक
पर्दा हटा के एक शख्स कागज बढ़ा रहा है, वो कागज इस देश में इमरजेंसी लागू करने का था, उसको अपने न्यूज रूम में लगाकर इंडिया टुडे की शुरुआत हुई थी। लेकिन इंडिया टुडे धीरे धीरे कैसे डाइल्यूट हुआ यह भी छुपा हुआ है। हर कोई तो एक ही राग में था, हर कोई तो अपने तरीके से इस देश की जनता की तरफ देखना बंद कर चुका था। अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है अगर इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को मान भी लें तो भी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी समाज को लेकर क्या कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का बेजा इस्तेमाल जिस तरीके से मीडिया ने किया है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। क्या इस खबर को किसी ने दिखाने की सोची? क्योंकि इन्हीं मीडिया हाउसेस ने जिस तरीके से इस देश में तबलीगी समाज को बदनाम किया वह भी किसी से छुपा हुआ नहीं, और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह कतई नहीं होता है। अनूठा सच तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जितने इन्वेस्टर्स भारत आना चाहते हैं वो भारत के मीडिया और मीडिया ट्रायल को देख के हड़बड़ाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, और वो राजनीतिक सत्ता के अनुकूल कैसे रंग बदलते हैं इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बहस हो रही है। और यह भी मौजूदा मोदी सत्ता समझ पा रही है कि अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर क्या वाकई इन्वेस्टर्स इंडिया आएंगे या नहीं आएंगे। तो उसने एक नया फार्मूला निकाला है कि अब न्यायपालिका के जरिए इस अभिव्यक्ति को भी दबाया जाए, क्योंकि अब यह भी अपने तौर पर उनके हाथों से निकल रहा है, क्योंकि अब उसे चूज करना है। प्रकाश जावड़ेकर जी के ट्वीट में चूज किया गया रिपब्लिक। इस देश में जितनी खबरें बीते 5-6 बरस में जिस तरीके से दिखाई जा रही हैं, सबने चूज किया दिल्ली की सत्ता। किसी भी नेता के दरवाजे पर, कॉर्पोरेट के दरवाजे पर, इंडस्ट्रीज के दरवाजे पर जब ईडी पहुंची, सीबीआई पहुंची, सबने अपनी आंखें मूंद ली। लेकिन अब तो लड़ाई तीखी हो चली है, पैनी हो चली है। तो फिर फेक टीआरपी क्यों मंजूर नहीं है? फेक खबर मंजूर है लेकिन फेक टीआरपी मंजूर नहीं। यह कैसी स्थिति है? और इन पन्नों को टटोलने की जरूरत शायद इसलिए भी आज हो चली है क्योंकि बिना ड्राइवर के चलती हुई गाड़ी को 2012 में जब दिखाया गया था, या उससे पहले 2007 में जब दिखाया गया था, वो एक सफर है भारतीय मीडिया के डाइल्यूट होने का। और वो जो स्ट्रक्चर बन रहा था वही अब सुपर स्ट्रक्चर के तौर पर हमारे सामने है मौजूदा वक्त में, जिसमें स्क्रीन पर लड़ाई हो, नाम लिए जाएंगे और उसमें जिस इंस्टीट्यूशन की साख नहीं है उन्हें हथियार बनाया जाएगा। मुंबई पुलिस के पास बीते 6 महीनों में 5000 एफआईआर लंबित पड़ी हैं, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन 24 घंटे के भीतर जैसे ही टीआरपी और टेलीविजन और न्यूज चैनल का मामला था वो कार्रवाई कर लेती है। कमाल की स्थिति है। और यह स्थिति धीरे धीरे इस देश को अपने साथ कैसे गोते लगाएगी, इसकी स्थिति को जरा समझने की आज कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें यह चाहती है सत्ता कि हर कोई इसी में गोते लगाते हुए खत्म हो जाए, इस देश में हर कोई लड़ता भिड़ता हुआ नजर आने लगे। सब ने अपनी साख खुद गंवाई है, किसी की क्रेडिबिलिटी बच नहीं पा रही है, तो कौन सी लड़ाई लड़ेंगे? पुलिस कमिश्नर से वो कहता है एक शख्स चैनल पर खड़े होकर कि रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ को आप सम्मन कब भेजेंगे? तो फिर रिपब्लिक का एडिटर इन चीफ खड़े होकर कहता है कि इंडिया टुडे के मैनेजमेंट को आप कब सम्मन भेजेंगे, कब आप गिरफ्तारी करेंगे? वो भी नाम लेता है। हर कोई एक दूसरे का नाम ले रहा है। ऐसी स्थिति तो कभी नहीं थी। और जो लोग जर्नलिज्म करना भी चाहते हैं उन इंस्टीट्यूशंस के भीतर सोचिए, उनके लिए अस्तित्व का संकट यह है कि अगर टीआरपी के खेल में वो पिछड़ गए तो दबाव उन पर पड़ेगा। और अब तो सीधे सीधे एंकर्स भी उस दायरे में आ गए जो कल तक राग अलापते थे सत्ता के अनुकूल होने का, उसी के लिहाज से ताल ठोकते थे, तो सत्ता ने भी चूज कर लिया। ठीक है, कल तक सबने ताल ठोक लिया, अब हमने चूज किया कि हमारे साथ ये खड़ा रहेगा, एक्स खड़ा रहेगा। वाई को परेशानी हो रही है, जेड को परेशानी हो रही है। कल्पना कर रहे हैं आप, एबीसी जितने न्यूज चैनल्स हैं सबको परेशानी हो रही है, क्योंकि किसी एक को आपने चूज कैसे कर लिया। अब हमारा क्या होगा? क्योंकि जो पैसा इस देश के भीतर में विज्ञापन के जरिए आता है और जो पॉलिटिकल पैसा आता है, उन दोनों में भी बड़ा अंतर है। और अगर राजनीति ने अपने तौर पर चीजें चूज कर ली हैं तो फिर आपकी क्या हिस्सा है? तो आइए जरा इसे समझने की इसलिए कोशिश कीजिए क्योंकि हमको लगता है कुछ पहले आपको ले जाना चाहिए। 2007 में इस देश के एक न्यूज चैनल ने स्वर्ग से सीढ़ी दिखाई। स्वर्ग की सीढ़ी। एक ने फिक्शन के तौर पर क्राइम एपिसोड शुरू किए थे, एक ने बिना ड्राइवर की चलती हुई गाड़ी को दौड़ा दिया सड़क पे। उस समय के एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल ने कोशिश की कि माइनॉरिटीज के जो परेशानी है अल्पसंख्यक समुदाय को, उसको लेकर आए, तो एक दूसरे नेशनल न्यूज चैनल ने दो मुंह के सांप को स्क्रीन पे नचाना शुरू कर दिया। यानी धीरे धीरे किस तरीके से सिनेमाई तर्ज पर बढ़ती बढ़ती, और उस वक्त टैम हुआ करता था, आज बार्क है। उस समय टैम के मीटर्स में सेंध लगाने की शुरुआत हुई थी और वो एडिटर सबसे बेहतरीन माना जाता था जो किसी न्यूज चैनल में जाके 2-3% टीआरपी बढ़ाते, और उसके बाद मीटरों की सेंध लगाने में जो सेल्स और मार्केटिंग के लोग रहते थे वह लग जाते थे। और ये टैम के दौर में भी हुआ, टैम का रिफॉर्म होते हुए जब बार्क तक स्थिति पहुंची तो वहां भी यही हो गया। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है जनता को?
किसी भी तरीके से किसी ने भी गड़बड़ी की, चोरी की इस देश के भीतर में, तो सच यह है कि जब राजनीतिक सत्ता जिन चीजों को लेकर आती है उसमें जब आप कोई सेंध लगा नहीं पाते हैं और उसके खिलाफ आप कुछ बोल नहीं पाते हैं या उसका जो सच है उसे भी नहीं ला पाते हैं, तो फिर ये जर्नलिज्म कौन सा हुआ? उसमें फेक टीआरपी क्या मायने रखती है? क्योंकि 2014 से लेकर 2019 तक 164 योजनाओं का सरकार ने ऐलान किया। क्या किसी योजना की पड़ताल किसी न्यूज चैनल ने की? उसने बताने की कोशिश की कि मुद्रा योजना के तहत जो फर्जी आंकड़े 70 लाख रोजगार हर बरस मिल रहा है, ये आंकड़े को आपने जांच करने की कोशिश की? स्टार्टअप से लगभग 2 करोड़ युवाओं को लाभ हर बरस हो रहा है, क्या किसी ने जांच करने की कोशिश की? स्किल इंडिया से 1.5 करोड़ लोगों को लाभ हर बरस हो रहा है, क्या किसी ने जांच करने की कोशिश की? जो भी इंटरव्यू लिए गए, इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठते थे, कोई भी फर्जी आंकड़ा वो लोग बोलते थे, किसी ने काउंटर नहीं किया। किसी ने आंकड़े लेकर यह काउंटर करने की स्थिति पैदा नहीं की कि आप जो बोल रहे हैं उसका जमीन पे तो असर दिखाई नहीं दे रहा है। ग्राउंड वर्क जीरो था, सिर्फ एक संवाद करना था, अन्यथा सरकार से सवाल पूछते तो सरकार कहती थी आज से आपके न्यूज चैनल में नहीं आएंगे। हाथरस को लेकर भी इस वक्त स्थिति यह भी बनी कि जब न्यूज चैनल ने उसके खिलाफ दिखाना शुरू किया तो बीजेपी ने कहा और सत्ता ने कहा हम अपना गेस्ट आप क्या नहीं भेजेंगे। 48 घंटे गेस्ट नहीं भेजा तो हाथ पांव फूलने लगे। क्यों फूलने लगे? आप खिलाफ खड़े हो जाते, आप जनता के बीच जाते, जनता को गेस्ट बना लेते, लेकिन यह ताकत नहीं है न्यूज चैनलों में, वो कोई भी न्यूज चैनल हो। और अगर यह ताकत नहीं है कि आप जनता से जुड़ पाए तो फिर जनता आपके साथ क्यों खड़ी होगी और आपकी लड़ाई आप ही को खत्म कर देगी। यह स्थिति आ गई है क्योंकि क्रेडिबिलिटी आपकी जनता के बीच नहीं है। सरकार ने तय कर लिया है कि किसके साथ खड़े होना है, किसके साथ नहीं खड़ा होना है, और खड़े भी होना है तो उसको एक पॉलिटिकल रंग के साथ खड़े होना है। तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और इस दौर में जो भी चीजें अपने तौर पर क्रिएट की गई, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र हो, चाहे वो नोटबंदी का जिक्र हो, चाहे जीएसटी का जिक्र हो, चाहे एनपीए का जिक्र हो, जब कुछ भी नहीं है और उसको जांचने परखने की स्थिति में जब न्यूज चैनल नहीं है तो फिर उनके सरोकार क्या हुए? इतना ही नहीं, आप ध्यान दीजिए तो मीडिया 3 वजहों से इस दौर में उभर कर आया। मीडिया ने मान लिया कि उसका काम सिर्फ बिजनेस करना है। एडिटर मैनेजर के तौर पर रहेगा जो धंधा करेगा, जो कि अपने तौर पर उसकी क्रेडिबिलिटी सत्ता के साथ टिके रहने की होनी चाहिए, सत्ता के साथ उसका जुड़ाव होना चाहिए। उसको कोई मतलब नहीं है कि एडिटोरियल लाइन क्या हो, उसको भाई सत्ता से जुड़े रहना ही एडिटोरियल लाइन है। यह कमाल की स्थिति है जो न्यूज चैनलों के भीतर आ गई। बिजनेस का मुनाफा सत्ता ने इसी दौर में अपने हाथ में ले लिया और कहा आप बिजनेस करने आए हैं तो बिजनेस से जो मुनाफा होगा वो हम तय करेंगे। अगर आप हमारे खिलाफ जाएंगे तो एडवर्टाइजर्स के दरवाजे पर हम पहुंच जाएंगे, बोलेंगे इनको ऐड देना बंद करो। जो आपको सरकारी ऐड मिलता है वह भी अब बंद कर देंगे, और जो आपको प्रचार का ऐड जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है वह भी बंद कर देंगे। क्योंकि आपका जो एडवर्टाइजमेंट का जो पूरा डाटा है वो तो 2 से 2.5 करोड़ 2,500 करोड़ के बीच में घूमता है, लेकिन इस देश के भीतर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हर बरस के जो बजट का हिस्सा देखिएगा वो लगभग 25 से 30 हजार करोड़ का बजट रहता है प्रचार का, जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह बढ़ते चला जाता है। फेक योजनाओं के ऊपर ज्यादा प्रचार किया जाता है। जैसे इस देश के भीतर में गंगा साफ हो गई, जितना खर्च गंगा की सफाई पर नहीं हुआ उससे ज्यादा उसके प्रचार पर हो गया। अब आप क्या करेंगे? स्वच्छता को लेकर यही हालत हो गई, लेकिन जांचेगा परखेगा कौन, बताएगा कौन? क्योंकि यहां तो एड से चीजें चलनी है, क्योंकि बिजनेस है। बिजनेस मॉडल, बिजनेस के जरिए मीडिया में अगर आ गया तो उस वहां पर जर्नलिज्म खत्म हो गया और हम लड़ाई लड़ेंगे कि फेक टीआरपी क्या है। फेक खबर दिन भर चल रही है, लगातार ड्रामा हो रहा है, तमाशा हो रहा है, सर्कस हो रहा है, लेकिन खामोशी बरतेंगे और फेक लड़ाई में झटके में पुलिस शामिल हो जाएगी, इंस्टीट्यूशन शामिल हो जाएंगे, अपने तरीके से गवर्नमेंट भी शामिल हो जाएगी, मंत्री भी शामिल हो जाएगा और सब चिल्लमपो इसी बात को लेकर करेंगे और ये लड़ाई है। ये तो कमाल की स्थिति है। जनता से इसका कोई जुड़ाव नहीं है, जनता से आपके कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जिस टेलीविजन को इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया गया कि वह लोगों को बौद्धिक तौर पर न सिर्फ ज्ञान देगा बल्कि कहीं ना कहीं जागरूक करेगा इस बात को लेकर कि इस देश में डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, लेकिन सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब आप सोचिए कि जब आप इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो किस तरीके से किन किन घटनाओं ने इस देश को अपने तौर पर प्रभावित किया। कोई तमाम योजनाओं के केंद्र में इस देश में हर जगह एक ही चेहरा रहता है, वो उस राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो, सब कोई अपने अपने तौर पर नायक है। इस दौर में ये नायक का दौर बहुत पहले से चला। 1989 याद कीजिए, लालू यादव को कहते थे मंडल के नायक है। फिर नीतीश कुमार वहां पर आए, वह सुशासन के नायक हो गए। उत्तर प्रदेश में दलित नायिका के तौर पर मायावती भी आती है, समाजवादी नायक के तौर पर अखिलेश भी आते हैं। इस दौर में विकास के नायक नरेंद्र मोदी हो गए। कमाल की स्थिति, और कुछ भी चीजें नहीं बदली। सबको नायक के तौर पर जो प्रचार प्रसार करेगा वह राजनीतिक सत्ता उसे अपने तौर पर उसके बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। यही तो मॉडल है। और अगर ये फेक है तो फिर फेक टीआरपी से आप क्यों खड़ा? इसमें क्या डर लगता है? इससे कौन सा भयभीत हो रहे हैं? और ये कैसी लड़ाई लड़ी जा रही है? और ये किस बात की लड़ाई है? जर्नलिज्म क्यों नहीं कर रहे हैं आप?
क्योंकि जर्नलिज्म करने में आपको ग्राउंड जीरो पर जाना होगा। जर्नलिज्म करने में आपको इस राजनीतिक सत्ता से सवाल करने होंगे। जर्नलिज्म करने पर आपको सत्ता से टकराव होगा। आप एंटी इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे। आप इस देश की जनता के साथ जब खड़े होंगे तब इस देश की सरकार के सामने मुश्किल हालात होंगे। उस मुश्किल हालात को करने के लिए सरकार ब्लैकआउट तक की स्थिति में लाएगी, लेकिन लड़ाई तो लड़नी चाहिए। इससे किसने इनकार किया है? और कोई भी ग्रुप क्यों नहीं लड़ना चाहता है सरकार से, अगर वह फेक खबरों को चैनलों के जरिए सामने जनता के रखती है और हर कोई अपने तौर पर गोएबल्स बनना चाहता है। और गोएबल्स बनने की होड़ कुछ इस तरीके से है, हर कोई कह रहा है हम बेहतर गोएबल्स हैं कि तुम बेहतर गोएबल्स हो। गोएबल्स हिटलर का व्यक्ति था जो प्रचार प्रसार किया करता था और इतने प्रचार प्रसार से डरा देता था कि सामने वाला शख्स गोएबल्स की फिलॉसफी को ही मान लेता था कि यही सच है। यही काम तो मौजूदा वक्त में मीडिया कर रहा है। और पूरे की पूरी परिस्थिति में देखिएगा तो हर स्टेट के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से उसके मुखिया की बदनामी हो, चाहे पॉलिसीज गलत क्यों ना हो, क्योंकि मुखिया अगर हट जाएगा तो फिर उनकी रोजगार भी बंद हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी। यही स्थिति इस देश के भीतर में सेंटर की भी हो गई, स्टेट की भी हो गई। तो जो जिस बात से जुड़ा है उसको बनाए रखने के लिए वह दम निकाल देता। और हम फेक न्यूज की परिस्थिति से आगे निकलकर फेक टीआरपी में जाकर फंसे हैं। हमको लगता है कि ये जरा समझनी चाहिए कि इस देश में जो कॉर्पोरेट और सरकारी विज्ञापन है उसकी भी लड़ाई है। इस देश के भीतर में जो डीएवीपी का विज्ञापन है ना, जो सरकार का होता है, 1000 करोड़ का है। कॉर्पोरेट का अपना विज्ञापन अपने तौर पर 2500 करोड़ का है, लेकिन इस देश के भीतर में 30,000 करोड़ का विज्ञापन केंद्र और राज्य सरकारों का है। जो सरकार के विज्ञापन आते हैं उसमें तो मान लीजिए सरकार बराबर बांटती आई इससे पहले, लेकिन अब तो प्रचार ही सब कुछ हो गया, तो उसमें चूज एंड थ्रो करने लगी। वो जो लगभग 2000 से 2500 का जो विज्ञापन कॉर्पोरेट का है, इंडस्ट्रीज का है, या कहिए जो प्रोफेशनल विज्ञापन आते हैं, इसमें टॉप 2 जो रहते हैं न्यूज चैनल्स, उनके पास लगभग 40% चला जाता है। लगभग 900 करोड़ उन्हीं के पास चला जाता है। 1500 करोड़ में टॉप 5 न्यूज चैनल्स आ जाते हैं। उन्हीं की लड़ाई पैसे को लेकर शुरू हो जाती है और टीआरपी मापदंड है एडवर्टाइजमेंट पाने का कि हमारी देखिए पहुंच पकड़ ज्यादा है और सरकार का खजाना खाली है, तो ये लड़ाई और तीखी हो गई। और ये तीखापन होते होते ऐसी स्थिति में आ गई जिसमें पुलिस को भी लगा कि उसको नाकामी छुपाने के लिए वह भी अब इस दिशा में बढ़ जाए, जो चीजें लोकप्रिय है, जो चीजें बदनाम है, जो चीजें अपने तौर पर 5 सितारा जीवन जीती है और इस समाज को चकाचौंध में प्रभावित करती है, उसी के भीतर घुस जाया जाए। और यही ध्यान दीजिए तो हो भी रहा है। और इन परिस्थितियों में एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत अंतर्राष्ट्रीय फ्री प्रेस इंडेक्स में लगातार नीचे चला। 2010 में 180 देशों में भारत की रैंकिंग थी 122। 2010 में यह बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में 142 पे आ गई है। लगातार डिटोरिएशन है और 2012 के बाद से स्थिति ऐसी डिटोरिएट की है कि 2010 के बाद से खासतौर से 2010 में 122 थी, 2012 में 131 हुई और उसके बाद तो स्लोप करते करते ये 142 तक पहुंच गई है। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी जो भारत के भीतर मीडिया का तमाशा है, मीडिया की गुलामी है, मीडिया का सर्कस है, मीडिया का फेक न्यूज है, मीडिया के सरोकार ना होना है और मीडिया का बिजनेस के तौर पर अपने आप को जिंदगी जीते हुए खुद को अलग थलग कर लेना, ये सारी परिस्थितियों ने मीडिया को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर अब आपस में लड़ लो और जो जीतेगा वही सबसे टॉप पर होगा। यह स्थिति इस देश के भीतर में मीडिया की आ गई है। तो आप क्या करेंगे? किस बात का रोना रोएंगे और किस बात का रोना आपको रोना चाहिए? क्योंकि एक के बाद एक जो डाटा नजर आते हैं वो चौंकाने वाले इसलिए होते हैं क्योंकि जो भी रिपोर्टिंग इस दौर में, चाहे वह सुशांत सिंह राजपूत की हो, चाहे वो हाथरस की हो, चाहे वो तबलीगी समाज की हो, चाहे वह इस देश में कोविड-19 को लेकर लड़ने और सरकार की ऊर्जा की हो कि हमने ऐसी लड़ाई लड़ी है, किसी भी चीज की रिपोर्टिंग देखिए और उस रिपोर्टिंग का जब आप अध्ययन करना शुरू करेंगे तो देखिए हर न्यूज चैनल आज जो कह रहा था 20 दिन बाद बदल जाता है, वो दूसरी तरफ आकर खड़ा हो जाता है। और स्टेट जिन बातों को कहता है अपने झूठ को छुपाने के लिए, अपनी गड़बड़ियों को छुपाने के लिए, उसके साथ पूरे न्यूज चैनल आकर खड़े हो जाते हैं। कोई सवाल नहीं करता है। तो जब आप सवाल ही नहीं करते हैं तो फिर पत्रकारिता की धार भोतरी हो गई, कौन पूछेगा? और मीडिया सत्ता गठजोड़ ने कुंद कर दिया पत्रकारिता को, कौन पूछेगा? मेन स्ट्रीम मीडिया की चमक दमक खत्म हो गई, कौन पूछेगा? यानी जो अपने तौर पर टेक्नोलॉजी का विस्तार मीडिया ने किया उसमें पत्रकारों की जरूरतों को सीमित कर दिया गया क्योंकि पत्रकारिता की जरूरत नहीं थी। और इस प्रक्रिया ने अपने तौर पर राजनीतिक सत्ता को कहा कि तुमको अगर वर्चस्व कायम करना है और तुम्हें एब्सोल्यूट पावर चाहिए तो फिर मीडिया को ही खत्म कर दो। और ध्यान दीजिए हो यही रहा है। इसमें फंसा जाए या इसके आगे बात की जाए, ये सोचिए अब जरूर, क्योंकि इस मीडिया के जरिए अपने वक्त को जाहिर मत कीजिए। यह मीडिया दरअसल अपने अपने तरीके से कहीं वजीर के तौर पर सत्ता के लिए है, कहीं प्यादे के तौर पर है, लेकिन यह सब कुछ अपने बिजनेस और धंधे के लिए है। और यह लड़ाई जो चल रही है वो सिर्फ अपने आप को बचाए रखने के लिए और अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, क्रेडिबिलिटी खो चुके इंस्टीट्यूशन के साथ खड़े होकर राग अलापने की है।
अब सोचिए, मुंबई पुलिस में पुलिस कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद ज्वाइंट कमिश्नर जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि एफआईआर मत देखिए, वो कहते हैं कि जो एक्यूज्ड हैं और जो विटनेस हैं उनसे जब हम पूछताछ कर रहे हैं तो उसमें तो कुछ और नाम लिया जा रहा है, एफआईआर में कुछ और नाम है। गजब की स्थिति है। फिर भी हम भरोसा कर रहे हैं क्योंकि जो विटनेस और एक्यूज जो कह रहे हैं उससे एक चैनल को फायदा हो रहा है, एफआईआर में जिस चैनल का नाम है उससे दूसरे चैनल को फायदा हो रहा है। अब इसी में फंसे रहिए, कोई नहीं कहेगा कि मुंबई पुलिस ने इस दौर में कोई काम नहीं किया और नालायकी की है। वाकई ये स्थिति आई है। अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो फिर करेंगे क्या? इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए। मीडिया तो फोर्थ स्टेट था जिसे इन सारी चीजों को बताते हुए इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना था, उसे ही हाशिए पर ढकेल कर उसे तमाशा बना दिया गया। ये स्थिति तो आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।